नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी दलों की बैठक टल गई है। 11 अगस्त के बाद विपक्ष की बैठक अब नहीं होगी। संसद के मानसून सत्र के बाद बैठक होगी। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का यह बड़ा बयान सामने आया है। 10 से 14 जुलाई तक विधानसभा का सत्र चलेगा। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद सत्र होगा और सत्र के चलते ही ये बैठक अभी होनी संभव नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले भी इस बैठक को टाला गया। पहले की तारीख कुछ और मुकर्रर की गई थी, जगह शिमला तय की गई थी। उसके बाद इस बैठक को एक बार फिर से आगे किया गया। 10 से 12 जुलाई के बीच में ये बैठक होनी थी। बेंगलुरु जगह तय की गई थी। खुद शरद पवार ने इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से ये बैठक फिर से टल गई है। विपक्ष का महाजुटान एक बार फिर से टल गया है। आपको बता दें कि संसद में मानसून सत्र चलेगा और मानसून सत्र के चलते ही इस बैठक को टाल दिया गया है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमितेश इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमितेश, पूरी जानकारी दें कि इस बैठक को क्यों टाला गया और अगली बैठक की तारीख क्या मुकर्रर की गई है। देखिए, पटना में बैठक हुई थी। उस वक्त भी कहा गया था कि 10 या 12 जुलाई को बैठक शिमला में हो सकती है। उसके बाद शरद पवार की तरफ से बयान आया था कि 13 या 14 जुलाई को बैठक बेंगलोर में होगी। लेकिन इस बीच में देखा जाए तो 10 जुलाई से 14 जुलाई तक बिहार विधानसभा का सत्र है। तो सभी नेता, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो, सभी जो नेता हैं बिहार के विपक्ष के नेता, वो सब वहां पर मौजूद रहे, जेडीयू आरजेडी के नेता। तो इस सिचुएशन में बैठक संभव नहीं है। दूसरी तरफ 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, 11 अगस्त तक चलेगा। तो ऐसे में मानसून सेशन के बीच में सभी दल के जो नेता होते हैं, प्रमुख नेता व्यस्त रहेंगे। लिहाजा इस बैठक को टाला जा रहा है। और केसी त्यागी जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, उनकी तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है, पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा है कि संसद के मानसून सत्र के बाद ही अब विपक्षी दलों की बैठक होगी। हालांकि जेडीयू की तरफ से या दूसरे किसी भी दल की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है, उसमें हवाला यही दिया जा रहा है कि मानसून सेशन के चलते इसमें डिले हो रहा है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है, एनसीपी में जिस तरह से वहां पर जो खलबली मची है, अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है महाराष्ट्र में, और जो तमाम घटनाक्रम है शरद पवार की पार्टी में, उसके बाद से इस बैठक को भी टाला गया है। और बीच में सोचा जा रहा है, विपक्षी दलों के बीच में एक सहमति बन रही है कि अब आगे मानसून सेशन के बाद इस डैमेज कंट्रोल से कैसे उबरा जाए, और उसके बाद मानसून सेशन जो संसद का होगा 11 अगस्त को खत्म होगा, उसके बाद बैठक बुलाई जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने अब विपक्ष की बैठक को लेकर ऐलान कर दिया है। 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में मानसून का संसद में मानसून सत्र चलना है और इसी को लेकर इस बैठक को इस वक्त टाल दिया गया है। 11 अगस्त के बाद ही विपक्ष की बैठक होगी, एक बार फिर से महाजुटान होगा। और सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए, लेकिन वो अपनी ही पार्टी नहीं बचा पाए। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी न सिर्फ तोड़ दी, बल्कि पार्टी और पार्टी सिंबल पर भी दावा ठोक दिया है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक का असर 1700 किलोमीटर दूर पटना में भी देखा जा रहा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर बड़ा दावा कर दिया है। सुशील मोदी ने दावा यह किया है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना में बैठक का परिणाम है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन पर तैयारी की जा रही थी और बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इसे भांपकर नीतीश कुमार ने विधायकों से अलग अलग बातचीत करनी शुरू कर दी है। जेडीयू के विधायक सांसद राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे और न ही तेजस्वी यादव को। पार्टी में भगदड़ की आशंका है, ये कहना है सुशील मोदी का। सुशील मोदी ने ट्वीट कर इस बात की चर्चा कर दी है। जेडीयू के विधायक सांसद जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, ना ही राहुल गांधी को और ना ही तेजस्वी यादव को। इसी बात की चर्चा उनकी तरफ से की गई है और उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में पार्टी में भगदड़ की आशंका हो सकती है।
और बिहार में एनसीपी जैसा विद्रोह होगा। पटना में 23 जून को विपक्ष की बैठक हुई और बैठक के बाद सीएम नीतीश एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने पहले पार्टी विधायकों से मुलाकात की है और सीएम की ये मुलाकात 1-to-1 मोड में हुई है। फिर पार्टी सांसदों से एक-एक कर उन्होंने मुलाकात की और जेडीयू के लोग इसे चुनावी तैयारी बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे जेडीयू की अंदरूनी कलह बता रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक-एक कर 1-to-1 सीधा संवाद कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि सीएम को भगदड़ की आशंका है, उन्हें टूट की आशंका है और यही वजह है कि सीएम एक-एक कर हर किसी से मुलाकात कर रहे हैं, हर किसी से वो बात कर रहे हैं। उन्होंने जेडीयू में जल्द बड़ी टूट होने का दावा किया है। सुशील मोदी का दावा है कि जेडीयू के नेता यानी कि राहुल को स्वीकार ही नहीं करेंगे। उनका यह भी दावा है कि जेडीयू के लोग तेजस्वी यादव को भी स्वीकार नहीं करेंगे। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान भी यही दावा कर रहे हैं। चिराग ने भी यही कहा है कि सीएम को पार्टी में टूट का डर सता रहा है और चिराग ने जेडीयू के नेताओं का दूसरी पार्टियों के संपर्क में होने का दावा भी किया। हालांकि महागठबंधन का दावा है कि डर बीजेपी के अंदर की है। डर की वजह से बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ दिया है और जेडीयू ने टूट के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। पार्टी नेता केसी त्यागी ने इसे बीजेपी की कायरता बताया है। तो हर कोई अपनी अपनी बातों को सामने स्पष्ट तौर पर रख रहा है, लेकिन आगामी चुनाव में या आगामी आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या वाकई जो चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही है, क्या उन चर्चाओं पर विराम लगेगा, क्या वाकई जो दावे विपक्षी दलों की तरफ से किए जा रहे या बीजेपी की तरफ से किए जा रहे, क्या वो दावे वाकई में सच साबित होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुशील मोदी के बयान पर महागठबंधन ने हमला बोला है तो बीजेपी ने इनका समर्थन किया है। सुशील कुमार मोदी जी आउटडेटेड पॉलिटिशियन है, उनको तो बस एडजस्ट कर दिया है भाजपा ने राज्यसभा में। अब अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए वो अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बहुत गंभीरता से उनकी बातों को लेने की जरूरत नहीं है। आज महाराष्ट्र में शरद पवार के परिवारवाद के चलते पूरी एनसीपी टूट गई। बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के कुर्सीवाद के चलते और लालू जी के परिवारवाद के चलते बिहार भी टूट के कगार पर खड़ी है। किसी भी समय नीतीश कुमार इतने अविश्वासी हो गए हैं कि किसी भी समय उनकी पार्टी टूट जाएगी। और उतना ही नहीं, राजद के भी बहुत लोग भागने के लिए बेचैन हैं। भाजपा के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम चलाई है, इससे आने वाले समय में उन्हें कड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए साम दाम दंड भेद लगाकर जोड़ तोड़ की ऐसी राजनीति में ये लोग लग गए हैं। बिहार ने पहले भी बदलाव का संदेश दिया है और आगे भी बदलाव का संदेश बिहार से ही निकलेगा और ये लोग सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दी, जातीय गणना पर आज फैसला आना है। 4 मई को हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि बीते 4 मई को हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगा दी थी और आज इसी मामले को लेकर सुनवाई के बाद फैसले का इंतजार है। फैसला आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो जातीय गणना पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगाई थी। इससे पहले जब तारीख मुकर्रर की गई थी 4 मई को, उस दिन जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर, जातीय गणना को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हर किसी को फैसले का इंतजार है कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, भाई ने भाई की हत्या कर दी है। भाई ने गला रेत कर अपने ही भाई की हत्या की। आपसी विवाद में हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। मोहम्मदपुर भोपत गांव की ये पूरी घटना है। बरियारपुर ओपी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी मोहम्मद मुबारक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद गफ्फार की गला रेत कर हत्या कर दी। गफ्फार दुर्गापुर से लौट रहा था और तभी सोई अवस्था में उसके ही भाई ने उसकी जान ले ली। घटना के बाद फिलहाल आरोपी मोहम्मद मुबारक फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। और अगली खबर का रुख करते हैं। बेगूसराय से अगली खबर आपको बताएं जिसके बारे में जानकर आपको बहुत हैरानी होगी।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सहित कई सेलिब्रिटी बेगूसराय में परीक्षा देंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई गणेश दत्त कॉलेज में प्रशासन की करतूत तो यही बता रही है। बीए के एडमिट कार्ड में परीक्षार्थी की जगह पीएम मोदी की तस्वीर लगी है, जिसके कारण बच्चे काफी परेशान हैं। उन्हें डर है कि वो परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन ने इसे लीपकीय भूल बताते हुए तुरंत सुधार का दावा किया है। इसकी यूनिवर्सिटी की गलती, क्योंकि हम लोग तो अपना मतलब हर चीज परफेक्ट ही देते हैं, बट इसमें मतलब अब कुछ सर की होगी कि आपके सर भी मतलब एप्लीकेशन मतलब उसको देते ही होंगे कि हाँ ऐसी मतलब सुधार करिए, अब वो नहीं करे तो उसमें यूनिवर्सिटी की गलती है। स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आप एक हेल्प डेस्क बनाइए कि ठीक है आपका गलती हो रहा है तो आप वहाँ पे सुधार के लिए आप यहाँ संपर्क कीजिए। आप वो भी व्यवस्था नहीं दे रहे हैं तो बच्चों का तो कुछ दिन के लिए तो आएगा ही ना भविष्य खतरा में। आप यहाँ पे सही व्यवस्था नहीं दे रहे हैं तो उनको तो वो परेशानी तो आएगा ही ना, और बहुत बच्चे का तो एग्जाम छूट ही जाएगा। इसमें सुधार आना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इतने बच्चों के एडमिट कार्ड में इतनी सारी गलतियां निकल रही है, किसी का फोटो चेंज आ रहा है तो किसी के सेंटर गलत दे रही है, हर चीज में गलती, और इतना कम समय में एडमिट कार्ड निकलता है तो बच्चा कहाँ जाएगा कराने के लिए। यूनिवर्सिटी को वाले को समझना चाहिए कि बच्चे को इतने प्रॉब्लम होते हैं। जिस तरह से सनी लियोनी की फोटो आ जाती है, ऐश्वर्या राय की फोटो आ जाती है, काजोल की फोटो आ जाती है, अमिताभ बच्चन की फोटो आ जाती है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके फोटो आज छप जाते हैं छात्रों के एडमिट कार्ड पे। यही नहीं, कुछ दिन में पता लगेगा नरेंद्र मोदी जी का फोटो आता है। त्रुटि होती है, कहीं गलती होती है तो विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय के प्राचार्य को यह अधिकार दे रखा है कि उसको करेक्शन करके ठीक करना है। जैसे किसी विद्यार्थी के नाम में गलती है, कहीं फोटो गलती है, बहुत सारे कभी कभी एडमिट कार्ड ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें कोई फोटो नहीं है, तो हम अपने ऑफिस से उसको सर्टिफाई करके उसका फोटो चिपका के फिर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं और परीक्षा देने के लिए उसको जिस केंद्र पर है जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। और बड़ी खबर हाजीपुर से आपको बताएं, जहां रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रेल पुलिस ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक बैग में रखे लगभग 21 हथियार को बरामद किया है। एक हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे खास बात यह पता चली है कि हथियार का यह जखीरा गोरखपुर से लाया गया था, लेकिन इस बारे में रेल पुलिस फिलहाल कोई जानकारी नहीं दे रही है। हाजीपुर स्टेशन से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रफुल्ल कुमार। जीआरपी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है और जानकारी ये मिली है कि एक बैग जो है वो हथियार बरामद किया गया और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी मैं जीआरपी, ये हाजीपुर स्टेशन पर जीआरपी थाना है और यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हलचल जो है बढ़ी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो है वहीं से पुलिस ने सूचना के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास बड़ा सा बैग था और बैग में हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद किया गया है। हालांकि अभी जो पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे जो रेल डीएसपी पहुंचे हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ भी स्पष्ट तौर पे बताने से इनकार कर दिया और कहा यह जा रहा है कि कल जो रेल एसपी हैं मुजफ्फरपुर, वो इस पूरे मामले की पीसी करेंगे और कई जगहों पे और जो है वो छापेमारी की जा रही है। तो इसलिए पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस जीआरपी जो पुलिस है, रेल पुलिस जो है, वो कुछ बताने से भी इनकार कर रही है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि हथियारों का एक जखीरा जो है वो हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर बरामद हुआ है और साथ ही 2 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। और रेल पुलिस जो है तमाम मामलों की छानबीन में जुट गई कि आखिर ये हथियार तस्कर कहाँ के हैं और ये हथियारों का जखीरा जो कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, ये इन तमाम चीज़ों की छानबीन जो है वो जीआरपी पुलिस जो है और रेल पुलिस करने में जुट गई है। और इस मामले को लेकर जो है कल रेल जो एसपी हैं मुजफ्फरपुर, वो कल तफ्तीश से इस मामले की जानकारी देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
और अगली खबर मुजफ्फरपुर से एसकेएमसीएच में 2 जुड़वा बच्चे की मौत हो गई है। घर वालों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण दोनों बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दरभंगा जिले के जाले के रहने वाले मनोज शाह की पत्नी ने बीते दिनों जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था और जन्म के 1 सप्ताह बाद ही बच्चे जॉन्डिस से पीड़ित हो गए। दोनों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच के PICU में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। रात भर आता नहीं है, सुबह फिर आता है। सुबह में आज क्या हुआ कि फिर हम लोग को बाहर निकाल दिया है। वो क्या क्या लाइट कटा है ना कटा, क्या हुआ वेंटिलेटर दोनों बंद कर दिया। 2 बच्चा था मेरे बगल में था, वो तो वो बच्चा 2 बगल में था, तो क्या क्या वेंटिलेटर बंद कर दिया था। जब मैं ऊपर से फिर आया, मैं जगह वेंटिलेटर बंद था, वो डॉक्टर साहब बैठा हुआ था, तो डॉक्टर साहब वेंटिलेटर बंद है, तो फिर उठ के गया, तब चालू किया। इतना मस्ती से काम करता है, इतना लापरवाही से काम करता है, हद से ज्यादा कोई किसी का हिसाब नहीं है। छोड़ दिया कहरना स्टार्ट 3 गो 4 गो अथी थी मेज, वो बैठी हुई थी। हम बोले कि देखिए उसको, वो नहीं देख रही थी। और दूसरा को हम अपना दूध पिला कर चले आए, दूसरा भी ठीक था। डांट के हमको भगा दिया और उसके 1 घंटा के बाद हम जाते हैं तो बउआ खूब मारते हैं ऐसे करके, तो एकदम देह हाथ टाँट कैले और लोग बैठ के आराम से खूब बतिया रहा है, फोन से खूब अच्छा से बतिया रहा है। हम रोते हुए बाहर निकले, इनको फोन किए कि चल आइए, से बउआ डेट कर गया। हम जान गए कि डेट करके। और वैशाली में एक रेल यात्री की सावधानी से बहुत बड़ा रेल हादसा टल गया। दरभंगा से मुंबई जा रही लोकमान्य तिलक टर्मिनल का एक पहिया करीब 10 इंच तक टूट गया और इस बात की भनक ना तो ट्रेन के ड्राइवर को लगी और ना ही गार्ड को। दरभंगा के एक राजेश दास को एक असामान्य आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो ट्रेन का पहिया टूटा हुआ नजर आया। ट्रेन की चेन पुलिंग कर उसने ट्रेन को रुकवाया। पहिया टूटने की जानकारी ड्राइवर और रेल कर्मियों को दी गई। सोनपुर रेल मंडल से एक्सपर्ट की टीम एक अतिरिक्त बोगी लेकर भगवानपुर पहुंची और 5 घंटे 10 मिनट की देरी से ट्रेन को फिर से रवाना किया गया। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है और इस तरह राजेश की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा रेल हादसा टल गया। रेल जो है ना मुजफ्फरपुर से गाड़ी चालू हुआ, ठीक ना, तो जैसे ही गाड़ी चला उधर से तो धीरे धीरे आवाज आ रहा था। उसके बाद में थोड़ा जो स्पीड हुआ गाड़ी तो इसका रफ्तार थोड़ा और खटखट का आवाज आने लगा। थोड़ा दूर आगे निकला, स्पीड पूरा गाड़ी पकड़ा। जो स्पीड पकड़ा जैसे लग रहा था जो पटरी जो है ना नीचे उतर गया, हमको तो डाउट हो गया। उसके बाद में जो है ना एक स्टेशन बीच में आया, उसके बाद में जो भगवानपुर से जो पीछे स्टेशन है उसके बाद में तो इतना ज्यादा घर्षण होने लगा जैसे लग रहा था बुगी अब पलटी मार देगा, तब मार देगा। गाड़ी आई है यहाँ पर, आने के बाद क्या गाड़ी का स्टार्टर मिला है, बस और गाड़ी मूव किया है कहाँ चलने के लिए, गाड़ी मूव कर गई है। तब पैसेंजर भाई को कर दिया उस गाड़ी के गाड़ी में करने के बाद एक पैसेंजर ड्राइवर के पास गया है, एक पैसेंजर हमारे पास आया, कहा चक्का टूट गया है, चक्का टूट गया। इसलिए दरबार में हम लोग देखे हैं और सारे जगह सूचना मतलब कि दे दिया है। और इसी बीच दरभंगा से आपको बड़ी खबर बता दें, एनआईए की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के घेरे में हबीबुल्लाह है। हबीबुल्लाह के मोबाइल से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जमात उल दावा से संबंध का खुलासा हुआ है। हबीबुल्लाह का जमात से संबंध का खुलासा हुआ। आईएसआई से संबंध पर जांच लगातार जारी है। रविवार को दरभंगा में छापेमारी हुई और 11 जुलाई को हबीबुल्लाह को पटना बुलाया गया है। एनआईए ने हबीबुल्लाह को नोटिस भेज दिया है। 11 जुलाई को आगे की कार्रवाई की जाएगी। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ दरभंगा से संवाददाता विपिन कुमार दास इस वक्त फोन लाइन पर है। विपिन, बताइए कि आगे क्या कुछ कार्रवाई हबीबुल्लाह के खिलाफ की जाएगी और अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिली है? जी बता दूं कि कल जिस तरह से एनआईए को लीड मिली थी और जिस तरह से छापेमारी यहाँ पे की गई, उसके बाद जिस जांच करने के बाद जो है उसे थाने पर से ही पीआर बॉन्ड भरा के छोड़ दिया गया। तो लगा कि एनआईए की लीड जो थी वो कहीं गलत दिशा में तो नहीं थी, लेकिन जो आज एनआईए के सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी है उसके अनुसार जो एनआईए आईएसआई के साथ इनका क्या मुंबई से संबंध है या संगठन जो नाम संगठन का आ रहा है उससे क्या संबंध है, इस सारी जांच एनआईए अभी भी कर रही है। और यही कारण है
कि 11 जुलाई को पटना NIA ऑफिस बुलाया गया है इनको, और वहां पर फिर से इनके साथ पूछताछ की जाएगी और जो लीड मोबाइल से मिला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा जांच में। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दरभंगा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमात उल दावा से उनके संबंध होने की जानकारी सामने आई है और आगे अभी 11 जुलाई को उन्हें बुलाया गया है पटना और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और गंडक नदी का रुख लगातार बदल रहा है। गोपालगंज और बेतिया के बीच भगवानपुर गांव में नदी की धारा दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रही है, जिससे निचले इलाके में बसे लोग चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि गंडक नदी यहां पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की तरफ बह रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से नदी की धारा मुड़ गई है और दक्षिण से उत्तर की तरफ अब बहने लगी है। इससे आबादी वाले गांव भगवानपुर और बरई पट्टी पर खतरा मंडराने लगा है। भगवानपुर घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। नदी का स्वरूप लगातार बदल रहा है और जिस तरह से नेपाल में बारिश हो रही है और वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है, उससे नदी का स्वरूप लगातार बदल रहा है। क्योंकि गंडक नदी पहले उस इलाके में थी जो इलाका बेतिया का माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे गंडक नदी जो है वो अब उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रही है। पिछले 2 साल की अगर बात करें तो 200 मीटर से ज्यादा गंडक नदी जो है दक्षिण से उत्तर दिशा में आ चुकी है। यहाँ स्थानीय ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी बात करें कि नदी का स्वरूप कैसे लगातार बदल रहा है। अब नदी का स्वरूप बदल रहा है, इधर आ रहा है कुछ से, बहुत ही परेशान हो रहा है सारा लोग। यहाँ पहले तो मिट्टी था, खेत था। हाँ, पूरा खेत था यहाँ। लोग भी यहाँ रहते थे? यहाँ लोग रहते थे, गांव था यहाँ। कौन गांव था यहाँ पर? भगवानपुर था। अब गांव? अब गांव इधर चले गए है, तटबंध के उधर चला गया। क्या नाम है आपका? मैं सकलदेव प्रसाद। जिस तरह से नदी की धारा बदल रही है और नदी का रुख बदल रहा है, उससे लोग काफी चिंतित हैं, क्योंकि कभी यहाँ पर गांव हुआ करता था, अब गांव का नामो निशान मिट चुका है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया से खबर आपको बताएं, जहां लगातार हो रही मानसून की बारिश के कारण किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। ग्रामीण इलाके में किसान जमकर धान की रोपनी कर रहे हैं। हालांकि नहरों में पानी नहीं होने के कारण कुछ किसानों में मायूसी जरूर है। कई जगह पानी की कमी होने के कारण लोग मशीन से पटवन कर ट्रैक्टर से खेत जोतकर खेती कर रहे हैं। वहीं महिला मजदूर गीत गाकर धान की रोपनी कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।